नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संस्कृति यात्रा के इस नए अध्याय में। मैं हूं प्रीति सिंह। सभ्यताओं की परिष्कृत जीवन शैली को संस्कृति कहते हैं। पुरातन सभ्यताओं के लिए विख्यात भारत में जीवनदायिनी नदियों के तटों पर मानव जीवन विकसित हुआ है। स्वच्छ और निर्मल जलधारा ने जहां एक ओर मानव जीवन को विस्तार दिया है, तो वहीं दूसरी ओर धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक आयोजनों के लिए भी ये नदी तट सदैव से एक उपयुक्त स्थान रहे हैं। 200 से अधिक छोटी बड़ी नदियों वाले देश भारत में नदियां और मानव सभ्यता एक दूसरे के पूरक रहे हैं। इसी संस्कृति की यात्रा संसद टीवी पर चलती रहेगी और आज ही के दिन इसी समय हर सप्ताह आप तक पहुंचाएगी भारत की अद्भुत कला संस्कृति के विषय में नई जानकारियां। तो आइए संस्कृति यात्रा का आरंभ करते हैं साप्ताहिकी के साथ। वाराणसी में काशी की संगीत परंपरा पर आधारित कार्यक्रम नाद यात्रा का आयोजन हुआ। इसका आयोजन आईजीएनसी के क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी और संस्कार भारती की काशी महानगर इकाई द्वारा किया गया। इस अवसर पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों को आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संगीत और मंच कला संकाय के प्रमुख प्रोफेसर राजेश शाह और विशिष्ट अतिथि के रूप में संस्कार भारती के अखिल भारतीय संगठन मंत्री अभिजीत गोखले उपस्थित रहे। इस दौरान कुटुंब संस्था से संबद्ध बच्चों ने लघु नाट्य अहिलाबाई की मनोरम प्रस्तुतियां दी। वहीं युवा कलाकार प्रत्युष मेहता ने विभिन्न रागों में सुमधुर वंशी वादन किया। उनके साथ तबले पर संगत पीयूष कुमार ने दी। नाट्यम प्रस्तुति के अंतर्गत प्रसिद्ध कथक कलाकार गौरव मिश्रा और मधुरिमा मिश्रा ने युगल नृत्य की शानदार प्रस्तुति दी। असम के गुवाहाटी में 10 दिवसीय उत्सव ओइतिज्या का भव्य आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम को आईजीएनसी के क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी ने असम के संग्रहालय निदेशालय और असम सरकार के स्वदेशी एवं जनजातीय आस्था और संस्कृति विभाग के सहयोग से आयोजित किया। इस महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में असम सरकार में स्वदेशी और जनजातीय आस्था और संस्कृति मंत्री श्री जोगेन मोहन मौजूद थे। वहीं विशिष्ट अतिथि असम सरकार में आईटीएफसी विभाग के सचिव रंजन शर्मा थे। कार्यक्रम में कॉटन विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रमेश चंद्र डेका और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता पद्मश्री डॉक्टर हेमचंद्र गोस्वामी समेत कई गणमान्य उपस्थित रहे। इस अवसर पर आईजीएनसी के क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी द्वारा निर्मित और प्रसिद्ध फिल्म निर्माता उत्पल बोर पुजारी द्वारा निर्देशित विशेष वृत्तचित्र मास्क आर्ट ऑफ माजुली की स्क्रीनिंग भी की गई। 10 दिवसीय उत्सव के दौरान विभिन्न पैनल चर्चाओं, व्याख्यानों और सांस्कृतिक प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया। साप्ताहिकी से आगे बढ़ते हैं अपने अगले पड़ाव विशेष की ओर। भारत में नदियों को जीवनदायिनी के साथ ही देव तुल्य भी माना जाता है। उत्तर प्रदेश के शहर प्रयागराज में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियों के संगम पर आजकल चल रहा है विश्व का सबसे विराट मेला कुंभ, और ये इसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। लगभग 1.5 माह की अवधि तक चलने वाले इस मेले में करोड़ों दर्शनार्थियों का आगमन होता है। देश विदेश से आए लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा करते यहाँ सम्मिलित विभिन्न अखाड़ों के साधु संत होते हैं, जो मेला क्षेत्र में अपनी अपनी विशिष्ट मुद्राओं द्वारा भक्ति में लीन है। ऐसे ही अखाड़ों में अग्रणी है जूना अखाड़ा, जो कि शैव संप्रदाय के अखाड़ों में सबसे विशाल है। लगभग 1100 वर्ष पहले उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में इसके प्रथम मठ की स्थापना हुई और आजकल वाराणसी इस अखाड़े का केंद्र है। तो आइए 5 लाख से अधिक सन्यासियों के इस समूह के विषय में जानते हैं फिल्म ट्रेडिशन ऑफ अखाड़ाज एंड इट्स सिग्निफिकेंस शैव संप्रदाय के माध्यम से। वेदा विदो विप्र ये का ध्यात्मा
विदो जना ते वदन्ति महात्मनम् कृष्णम धर्मम सनातनम। अर्थात जिसने वेदों का अध्ययन किया है, जो वेदों का ज्ञाता है, जो ये जानता है कि आध्यात्मिक जीवन क्या है, वही सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण और सनातन धर्म की व्याख्या करने में सक्षम है। जूना अखाड़ा। जूना अखाड़ा ने भी 11वीं शताब्दी में अपना अस्तित्व पाया। पूजनीय श्री दत्तात्रेय रुद्रावतार इनके इष्ट देव हैं। इस अखाड़े में नियमबद्ध नागे, दिगंबर, साधु महंत और महामंडलेश्वर इसे शुभान्वित करते हैं तथा इनमें अवधूतानियां भी होते हैं। उनकी शाखाएं प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन व त्रयंबकेश्वर, काशी व ओंकारेश्वर में भी स्थापित हैं। ये अति प्राचीन अखाड़ा जूना अखाड़ा और जूना अखाड़े का ये मुख्यालय है। बड़ा हनुमान घाट काशी के नाम से ये प्रसिद्ध है। महामंडलेश्वरों के ऊपर एक प्रमुख हमारे आचार्य होते हैं जो पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज हैं। जूना अखाड़ा विशेष रूप से पूरा देश में नहीं, पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा रजिस्ट्रेशन है। अभी भी हमारा करीब 50,000 से ज़्यादा साधु जो है वो कुंभ में आए हुए हैं और पूरा विश्व के अंदर में जूना अखाड़े के सब साधु सब जगहों पर स्थान में रहते हैं। पूजा पाठ है, भगवान शंकर जी का उपासना है, माता जी का उपासना है। जूना अखाड़े की सबसे बड़ी विशेषता और सबसे बड़ी उपलब्धि मैं ये मानता हूँ कि हमारे जो नागा सन्यासी हैं, उन नागा सन्यासियों के अंदर जो वीत राग है, जो वैराग्य है, आप देखेंगे कुंभ में जाएंगे तब आपको महसूस होगा कि उनका जो चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जाको कछू ने चाहिए तासु बड़ा कौन शहंशाह, सदैव शहंशाही आलम में अलमस्त रहने वाले वो फक्कड़ संत अपनी साधना में सदैव अनुरत रहते हैं। ये प्रमुख जूना अखाड़े की विशेषता है। उनको श्री दत्त भगवान से, उनको संन्यास परंपरा से, उनको, और सबसे बड़ी विशेषता ये देखिए, हमारे सन्यासियों के, नागा सन्यासियों के साथ साथ सत्य सनातन धर्म की एक ऐसी दिव्यता आप देखिए। अन्यत्र जो धर्म हैं उन धर्मों ने सबने अपने अपने इष्ट, अपने अपने जो उनके हैं उनको ही माना है, लेकिन मेरे सनातन ने धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। और कभी सनातन के संतों ने ये नहीं कहा कि सिर्फ भारत का कल्याण हो, सदैव कहा है कि भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व का कल्याण हो। ऐसी शुद्ध शाश्वत भावना हमारे जूना अखाड़ा के महापुरुषों में है। इससे बड़ी विशेषता और क्या हो सकती है। प्रफुल्ल नील पंकजम प्रपंच कालिमा प्रभा वलंबिकंत कंदली रुचि प्रबंध कंदरम सुरक्षितम पुरक्षितम भवक्षितम मकक्षितम गजाचिदांत काचिदम तमंत काचिदम बड़े। हमारा इष्ट देव जो है भगवान दत्तात्रेय भगवान है। वो त्रैमूर्ति के रूप में, उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों रूप है। तप की साधना के स्थान है वो गिरनार जूनागढ़ है और मोरगढ़ में भी उनका जो है स्थान है महाराज का। ये प्राचीन काल में एक शब्द आया था पेशवा। पेशवा प्राचीन एक राजा हुए पुराना टाइम पे पेशवा महाराष्ट्र से शब्द निकला। तो उनका एक नियम था कि जितने भी वो ब्राह्मण राजा थे वो लोग क्या करते थे कि अपना राज लेने के बाद में वो महात्माओं के पास आकर सब राज को अर्पित कर देते, समर्पित। और उसके बाद में वो अपना सब कुछ कपड़े उतार कर ये जितने भी मिट्टी है, रेत है, उसको लगा कर ये गंगा किनारे में 40 दिन का कल्पवास करते थे। उसके बाद में जैसे कल्पवास किया, कल्पवास होने के बाद में फिर यहाँ पर तप किया 45 दिन 40 दिन तक। उसके बाद महात्मा लोग बोलते थे भाई आप तुम जाके फिर राज करो। तो वो लोग महात्माओं को गाजा बाजा के साथ लाते थे, तो उसको बोला पेशवाई। जब शाही स्नान होता है तो आगे आगे नागा सन्यासी अपने देवता को लेकर के चलते हैं और देवताओं के पश्चात हमारे आचार्य नागाओं के साथ प्रथम स्नान करते हैं, फिर महामंडलेश्वर आदि। और जो हमारी विशाल परंपरा है लेकर के बोधक से, कुटीचर से, मठाधीश से एक नहीं अनेक ऐसे महापुरुष हैं। खाली नागा सन्यासी ही नहीं, इन नागा सन्यासियों के साथ साथ आप मठों की दिव्य परंपरा देखेंगे तो कोई मठ ऐसे हैं जो 500 वर्ष पुराने, कोई 1000 वर्ष पुराने, कोई 1500 वर्ष पुराने।
उन सभी मठाधीशों ने जो पूर्व में गुरु पीर हुए, जिन महापुरुषों ने उन मठों को उत्पन्न किया अपनी साधना से, अपनी तपश्चर्यता से, अपने ब्रह्मत्व भाव से, उन्होंने उस तपश्चर्यता के माध्यम से राजा महाराजाओं को वो तप का प्रभाव दिखाया और उन मठों की स्थापना की। हमारा कन्हैया प्रभुआनंद गिरी जी वो वंचित समाज से, दलित समाज से आते हैं। उनको जूना अखाड़े ने महामंडलेश्वर बनाया है। 2014 में सर्वोच्च न्यायालय ने किन्नरों को भारतीय होने का हक प्रदान किया, थर्ड जेंडर एग्जिस्टेंस में आया। और तभी भी समाज में जितना कलंकित रूप से हमारे समाज को देखा गया, और 2015 में हम लोगों ने ये सोचा 22 स्टेट के किन्नर साथ में आए कि किन्नर अखाड़ा होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से सनातन धर्म से हमारा पतन हुआ, वापस किन्नरों को उनकी जो मेरा वजूद है, जहाँ पे मेरा स्थान है धर्म पे, वो स्थान हमें स्वयं अर्जित करना है। हमने सनातन धर्म को वापस किन्नर समाज में स्थापित करने के लिए किन्नर अखाड़ा बनाया। जो हमारा जज्बा था वो नहीं छोड़ा, चाहे लोगों ने कुछ भी कहा, हम अपना काम करते रहे। 2016 के कुंभ में हमने अपनी उपस्थिति कि किन्नर भी हैं और वो भी सनातनी है, ये जय घोष के साथ पूरा कुंभ हमने महाकाल के आशीर्वाद से संपन्न किया। गोस्वामी तुलसीदास प्रभु ने लिखा था, देव धनुज किन्नर नरश्रेणी सादर महजही सकल त्रिवेणी। तो जब शास्त्रों में मेरा उल्लेख है तो मैं क्यों नहीं अपना स्थान लूं, और क्यों नहीं उसी त्रिवेणी के कुंभ में किन्नर अखाड़ा आए, जहाँ सभी आते, देव भी आते, धनुष भी आते, नरों की सारी श्रेणी आती है, साधु भी आते, संत भी आते हैं, महात्मा भी आते हैं, और प्राचीन सभ्यता की अखाड़े भी आते हैं। जब मेरा पट्टाभिषेक 2016 की उज्जैनी में आचार्य महामंडलेश्वर की गद्दी पे हुआ, शंकराचार्य प्रभु वासुदेवानंद सरस्वती ने हमें अपने बच्चा करके हमारे पूरे अखाड़े को सम्मान दिया, प्यार दिया, अपने दरवाजे खोले। 2019 का ये कुंभ प्रयागराज तीर्थ में ऐतिहासिक हुआ कि किन्नरों को उनका स्थान मिला। हरिगिरी महाराज ने जूना अखाड़े में हमें अखाड़ा करके ही स्थान दिया। जैसे आवाहन है, अग्नि है, सन्यासिनी माताओं का अखाड़ा है। हमारा ध्वजा लहराते हुए देखा, सफ़ेद प्योरिटी का है, स्वर्ण सतयुग से आया तो बॉर्डर स्वर्ण है। हमारी माला वैजंती है, हमारा रुद्राक्ष 3 मुखी रुद्राक्ष है, हमारी इष्ट बहुचरा माता है कुलस्वामिनी, कुलस्वामी अर्धनारी नटेश्वर है। हम सब महाकाल के शिव के हर रूप को पूजते हैं। हमारा तिलक है त्रिपुंड, शिव का प्रतीक, शक्ति और हरि, तो सभी आ गए हमारे पास। हमारा अखाड़ा सन्यासी और साधुओं का अखाड़ा नहीं है। हम श्रृंगार करते हैं, जब हम अपने प्रभु का श्रृंगार करते हैं तो प्रभु के लिए हम भी श्रृंगार करते हैं। विशेष में आपने देखा कि कैसे अखाड़े हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों को जीवित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जिस तरह से सन्यासी समर्पण और अनुशासन की एक मिसाल है, वैसे ही एक कर्मठ पत्रकार का जीवन भी है। संस्कृति यात्रा में आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने अगले पड़ाव संवाद की ओर, जहां बात करेंगे एक नामी पत्रकार से, जिन्हें अपनी कार्यकुशलता और सटीक रिपोर्टिंग के लिए पहचाना जाता है। हम बात कर रहे हैं प्रसिद्ध पत्रकार बनवारी जी की, जिन्होंने दिनमान पत्रिका और जनसत्ता जैसे प्रमुख समाचार पत्रों में अपनी अद्वितीय पत्रकारिता के जरिए कई अहम सामाजिक और राजनीतिक पहलुओं को उजागर किया। उनकी लेखनी ने हमेशा समाज के वास्तविक मुद्दों को सामने रखा और जनमानस को जागरूक करने का प्रयास किया। तो आइए संवाद में बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार बनवारी जी से। आपके व्यक्तित्व के निर्माण में आपका बचपन, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि का भी बड़ा योगदान रहा है। सामान्यतः मेरा परिचय पत्रकार के रूप में ही दिया जाता है, लेकिन पत्रकारिता
में सबसे अधिक समय रहने के बावजूद वो मेरा मुख्य क्षेत्र कभी नहीं था। मेरी रुचि पढ़ने लिखने में थी शुरू से। अगर मैं अपने बचपन को याद करूं तो उसमें कभी शायद ये सवाल आया ही नहीं था कि मुझे क्या कैरियर चुनना है, क्या बनना है। जी। मैं स्वतंत्रता मिलने के थोड़े समय बाद ही पैदा हुआ था। बड़ा आदर्शवादी समय था। परिवार में, देश में, समाज में, धर्म में निष्ठा होनी चाहिए, ये संस्कार मिले थे। अपने परिवार के बारे में मैं इतना कह सकता हूँ कि न तो वो राजनीतिक था और न वो अराजनीतिक था। मेरे पिताजी रेलवे में थे और सरकारी नौकरी में होने के कारण वो किसी दल में रुचि नहीं ले सकते थे और उनकी रुचि थी भी नहीं। लेकिन गांधी जी को वो बहुत मानते थे और उनके कारण गांधी जी में हमारी श्रद्धा बचपन से मेरी श्रद्धा पैदा हुई। बचपन में जो सबसे बड़ी बात उन्होंने मुझे कही होगी वो ये कि कुछ भी जानने समझने के लिए भाषा समृद्ध होनी चाहिए। जी। और भाषा समृद्ध होने के लिए आवश्यक है कि आप साहित्य पढ़ो। मेरी भाषा जैसी भी हुई, मैं उसका श्रेय उस दौर को ही जाता है। तो जब मैं 11वीं में था, मैंने ये आप समझ लीजिए कि कुछ 17-18 साल का रहा होगा, सन 64 की बात है। तो ये भाषा का सवाल कुछ उस समय उठा था किसी तरह से, मुझे याद नहीं कैसे उठा था। तो मैंने एक लेख लिखा उस पर। मैं स्कूल में था, मैंने 11वीं के इम्तहान के बाद का समय है और मैं पता नहीं किस उत्साह में जाकर वो नवा टाइम्स के दफ्तर में ले आया। असल में नवा टाइम्स हमारे घर में आता था उस ज़माने में और उसी एक अखबार से हमारा परिचय था। अगले 3-4 दिन तक मैंने देखा उसमें नहीं छपा, तो मैंने मान लिया कि वो छपने योग्य नहीं माना गया और शायद हम छुट्टी मनाने कहीं चले गए। लौट कर आए तो मेरे किसी मित्र ने कहा कि अरे तुम्हारा तो एक आर्टिकल छपा था नवा टाइम्स। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। तो उसने कहा कि तुम, मेरे पास तो नहीं है, तुम जाके दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में पुरानी फाइल निकाल के देख लो। देखा तो वो बाकायदे छपा हुआ था, नाम से छपा हुआ था। तो वो एक तरह से पहला परिचय था मेरा। मतलब हाँ, मतलब साहित्य और राजनीति में जो मेरी दिलचस्पी थी उसके कारण दिनमान के पहले अंक से मैं उसका पाठक था। 1965 में दिनमान निकला था और मैं नियमित रूप से जाकर उसे खरीद कर लाता था और पढ़ता था। तो यानी 65 में इस दिनमान शुरू हुआ, 69 तक अज्ञे जी रहे, 69 में साय जी आए। दिनमान तो मतलब मूर्धन्य था वो। दिनमान इंटेलेक्चुअल उस वर्ग में एमए शायद उसके बाद हम कर चुके थे और फिर मैंने और अनुपम ने दोनों दिनमान के दफ्तर जाना शुरू किया और उनके लिए लिखना शुरू किया। और आमतौर पे हम सामाजिक सांस्कृतिक विषयों पर लिखते थे, कुछ पर्यावरण के विषयों पर लिखते थे और संयुक्त रूप से लिखते थे। मतलब हम दोनों का नाम उसमें जाता था और इस तरह यही लिखना शुरू हुआ। उसके बाद अनुपम गांधी शांति प्रतिष्ठान की एक पत्रिका थी गांधी मार्ग, तो उसके एडिट करने में उनको थोड़ा समय देना पड़ा। उसी दौरान ये आंदोलन शुरू हुआ जयप्रकाश जी का। तो आप समझिए कि हम दिनमान में लिख रहे थे, तो एक तरह से मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा भी रहा था। इमरजेंसी ख़त्म होने के बाद फिर ये पत्रकारिता का किस्सा फिर से शुरू हुआ। फिर से हमने, अनुपम ने दिनमान में भी लिखना शुरू किया। प्रजानीति दोबारा नहीं निकली थी। प्रभाष जी को चंडीगढ़ भेज दिया गया था इंडियन एक्सप्रेस का रेजिडेंट एडिटर बनाकर, और ये था कि जनसत्ता निकलेगा, आगे पीछे कभी जनसत्ता निकलेगा। अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ पत्रकार बनवारी जी को। तो आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले पड़ाव माटी सुगंध में, भारत के किसी एक गांव की ओर। 6.5 लाख से अधिक गांव भारत की ग्रामीण धरोहर का अभिन्न अंग है और इसी के संरक्षण की एक परियोजना संस्कृति मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है, मेरा गांव मेरी धरोहर। इसी परियोजना के तहत आज आपको लेकर चल रहे हैं असम के मारेगांव जिले की मायोंग तहसील में स्थित जुनबिल गांव। प्राकृतिक सौंदर्य के बीच बसे इस गांव में कृषि, पशुपालन और हथकरघा प्रमुख आय के स्रोत हैं। तेवा समुदाय की ओर से प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला बोहाग बिहू मेला यहाँ का मुख्य आकर्षण है।
इस मेले में लगने वाले बाजार में आज भी वस्तु विनिमय का प्रचलन है, यानी एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु ली जा सकती है। तो आइए चलते हैं जुनबिल माटी सुगंध में। जुनबिल आसाम के मोरीगांव जिले में बसा एक खूबसूरत गांव, जो अपने उत्सवों, कला और संस्कृति के लिए प्रख्यात है। यहाँ स्थानीय रूप से आसामी, बांग्ला व हिंदी भाषा बोली जाती है। यहाँ एक सरकारी स्वास्थ्य केंद्र की भी सुविधा है। गांव का मुख्य रोजगार खेती है। खेती के अलावा ग्रामीण अन्य व्यवसायों या रोजगारों से अपना जीवन यापन करते हैं। स्थानीय पुरुष आमतौर पर पैंट शर्ट या पैंट टी शर्ट, गंजी और गमछा पहनते हैं। वहीं महिलाएं मेखला सदोर पहनी नजर आती हैं और माला, सिंदूर व बिंदी आदि से श्रृंगार करती हैं। जुनबिल के हथकरघा द्वारा निर्मित वस्त्र काफी लोकप्रिय है। हथकरघा तकनीक काफी प्राचीन है, जिसमें हाथों द्वारा धागे या सूत की बुनाई करके सुंदर वस्त्र तैयार किए जाते हैं और इन वस्त्रों की देश विदेश के बाजारों में काफी मांग है। गांव में दैनिक पूजा और भजन हेतु काली माता के स्थान के साथ एक नाम घर भी है, जिनकी बहुत मान्यता है। हर वर्ष गांव में माघ महीने में माघ बिहू उत्सव मनाया जाता है। इस उत्सव में बांस, सूखे पत्ते और सूखी घास से झोपड़ी बनाई जाती है, जिसे मेजी कहते हैं। गांव के सभी लोग मेजी के पास एकत्रित होकर पूजा करते हैं और फल, सब्जियां, अनाज और चावल का पीठा भोग स्वरूप चढ़ाया जाता है। पूजन के बाद बेला घर को अग्नि में प्रज्वलित करके खुशहाली की कामना की जाती है। माघ बिहू के समय गांव में जुनबिल मेले का भी आयोजन होता है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग हिस्सा लेते हैं। इस मेले का उद्घाटन राजा द्वारा किया जाता है। तीन दिवसीय जुनबिल मेले में तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाए जाते हैं, पारंपरिक नृत्य और गीत की प्रस्तुति दी जाती है। इस मेले की खास बात यह है कि आज भी यहाँ लोगों द्वारा वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है, जिसमें लोग एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु खरीदते हैं। यहाँ अप्रैल के समय बोहाग बिहू का उत्सव काफ़ी जोरों शोरों से मनाया जाता है। खुशहाली से भरे इस त्योहार में ग्रामीण अपनी पारंपरिक वेशभूषा पहने बिहू गीत पर नृत्य करते हैं। तो ये थी आज की हमारी संस्कृति यात्रा। आशा है आपको पसंद आई होगी। इस कार्यक्रम को लेकर आपके सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए अपने सुझाव हमें जरूर भेजें। हमारा ईमेल आईडी है sanskritti.ignca@gmail.com। आपसे फिर होगी मुलाकात संसद टीवी पर अगले हफ्ते आज ही के दिन इसी समय संस्कृति यात्रा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।
संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।